क्लासेस जेएससीएस ऑनलाइन क्लासेस। अब हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 50 न्यू सोशल मूवमेंट्स। और इसके अंतर्गत अपन ने सबसे पहले सोशल मूवमेंट की बात की थी। तो सोशल मूवमेंट के अंतर्गत अपन ने 4 मूवमेंट पढ़े थे। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया न्यू सोशल मूवमेंट, और न्यू सोशल मूवमेंट्स के अंतर्गत अपन ने 2 मूवमेंट्स पढ़ लिए थे। सबसे पहला तो अपन ने पढ़ा था पीसेंट्स मूवमेंट यानी कि फार्मर मूवमेंट्स। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था लेबर मूवमेंट यानी कि श्रमिक आंदोलन। आज अपन बात करेंगे इसी टॉपिक इसी लेसन के अंतर्गत थर्ड मूवमेंट के बारे में, और वो है वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट मीन्स महिला सशक्तिकरण। आंदोलन महिला सशक्तिकरण आंदोलन की अपन बात करेंगे। जैसा कि नाम से पता लग रहा है किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू वुमेन। यदि वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट की यदि पर बात करें तो इसमें ये रिलेटेड माना जाता है इंडियन सोसाइटी से। इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज। भारतीय समाज। और वुमेन एम्पावरमेंट की यदि बात करें तो इस तरीके के आंदोलन को जो है लाने का श्रेय दिया जाता है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी या अपन कह सकते हैं नंबर 2 के ऊपर फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी और फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, इस 2 तरीके की अवधारणा को मानने वाले लोगों ने जो है सबसे पहले इस वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया था। और चूंकि इससे रिलेटेड है ये, तो ये रिलेटेड है वुमेन से और विशेष रूप से ये रिलेटेड है इंडियन सोसाइटी से। तो ये जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी और जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, ये लोग जो थे इंडियन सोसाइटी के अंदर जो वुमेन्स की जो कंडीशंस थी, उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है एक लक्ष्य के साथ, और उनका जो एम था, एम डीस्टेबलाइज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी और जो फेमिनिस्ट
उससे रिलेटेड जो लोग थे उनका जो एम था वो एम क्या था, डिस्टेबलाइज इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी नंबर फर्स्ट। और नंबर सेकंड के ऊपर आपको ध्यान रखना है इंडियन फैमिली सिस्टम, इंडियन फैमिली सिस्टम। डिस्टेबलाइज का मतलब होता है विखंडित करना, विखंडित, यानी कि जो भारतीय समाज था और भारतीय जो पारिवारिक जो व्यवस्था थी, इन दोनों को जो है विखंडित करना इस मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी और फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी का टारगेट था या एम था। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है इंडियन सोसाइटी के संदर्भ में इस तरीके के आंदोलनों की शुरुआत की थी। और उस तरीके के जो आंदोलन हुए उन आंदोलनों को कहा गया वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट। एट प्रेजेंट ये जो शब्द है बहुत ज्यादा प्रचलित है, यानी इस तरीके के जो मूवमेंट्स हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा बातें होती है। क्योंकि उसका कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अपना जो इंडियन सोसाइटी है यानी भारतीय जो समाज है, भारतीय समाज को जो है पुरुष प्रधान माना जाता है। और भारतीय समाज के अंदर जो महिलाएं होती है उन महिलाओं का योगदान जो है वो नगण्य के बराबर माना जाता है। यानी अपनी स्थान की यदि बात करें, सोशल स्टेटस की यदि अपन बात करें, तो जो सोशल स्टेटस है अपने भारतीय समाज के अंदर या भारतीय परिवारों के अंदर, वो जो है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का क्या माना जाता है, कम माना जाता है। तो इस तरीके के आइडियोलॉजी से रिलेटेड लोगों का मानना यह था कि इस तरीके से जो है भारतीय समाज के अंदर और भारतीय परिवारों के अंदर जो है महिलाओं के साथ में एक तरीके से अन्याय हो रहा है, यानी ये महिलाओं का एक तरीके से क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इस तरीके की स्थिति को बदलने के लिए, यानी कि इंडियन सोसाइटी और इंडियन फैमिली सिस्टम में परिवर्तन लाने के लिए या परिवर्तन करने के लिए इन लोगों ने महिलाओं से रिलेटेड जो आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन को कहा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट। इस तरीके के आंदोलन को क्या कहा जाता है, इस तरीके के आंदोलन को कहा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट। और इस तरीके के यानी महिला सशक्तिकरण की ओर आवाज उठाने वाले बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट भी प्रचलित है। उसमें से केवल आपको एक नाम ध्यान रखना है जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और वो है ग्रुप। उस ग्रुप यानी उस समूह का नाम आपको ध्यान रखना है राष्ट्र सेविका समिति, राष्ट्र सेविका समिति। ये नाम आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड किसी एक ग्रुप का नाम लिखिए, तो उसके अंतर्गत आपको ये नाम लिखना है राष्ट्र सेविका समिति। दूसरा नाम से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है राष्ट्र सेविका समिति किससे रिलेटेड है, ये किससे संबंधित है, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है वुमेन एम्पावरमेंट से। दोनों तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है, वुमेन एम्पावरमेंट। दोबारा से बता देता हूं, नंबर 3 यानी अपन पढ़ रहे हैं न्यू सोशल मूवमेंट। न्यू सोशल मूवमेंट के अंतर्गत अपन ने दो मूवमेंट्स पढ़ लिए थे, एक रिसेंट से यानी फार्मर मूवमेंट्स, नंबर 2 पे अपन ने पढ़ा था लेबर मूवमेंट। नंबर 3 पे दिया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण आंदोलन। नाम से ही पता लग रहा है किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड टू वुमेन, यानी महिलाओं से संबंधित है। और भी विशेष रूप से यदि ध्यान रखें तो इसका जो मेन एम है
भारतीय समाज और भारतीय समाज के अंदर जो महिलाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे मैं आगे लिख देता हूँ, इंडियन सोसाइटी, और यहीं पे स्पेशली इंडियन वुमेन। तो ये भारतीय महिलाओं से जुड़ा हुआ था। इस तरीके के आंदोलनों को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी यानी मार्क्सवादी विचारधारा और फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी। फेमिनिस्ट चूंकि महिलाओं से रिलेटेड होता है, तो इसके लिए एक शब्द यूज में लिया जाता है नारीवादी। नारीवादी विचारधारा, ऐसी विचारधारा के लोग जो महिलाओं के उत्थान की बात करते हो, महिलाओं के कल्याण की बात करते हो, इस तरीके की विचारधारा के लोगों को कहा जाता है नारीवादी। यानी जिनका जो मेन एम होता है वो महिलाओं के कल्याण की बात करना, उनके उत्थान की बात करना, उनके विकास की बात करना, सामाजिक स्तर में उनको एक उचित स्थान दिलाना, इस तरीके के आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग होते हैं नारीवादी। तो इस तरीके के आंदोलनों को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? नंबर फर्स्ट पे आपको ध्यान रखना है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, नंबर सेकंड पे फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस आंदोलन को शुरुआत किया। तो इसका कारण देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी और जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये जो लोग हैं ये किस कल्चर से रिलेटेड है? तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि ये वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड लोग, वेस्टर्न यानी कि वेस्टर्न सोसाइटी से जुड़े हुए लोग माने जाते हैं। कौन? ये फेमिनिस्ट और मार्क्सिस्ट। तो ये वेस्टर्न जो कल्चर के जो लोग होते हैं, उनका ये मानना होता है कि जो भारतीय समाज के अंदर यानी इंडियन सोसाइटी, उसके अंदर भारतीय महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है। इसलिए उन्होंने वुमेन्स की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए भारतीय समाज और भारतीय पारिवारिक व्यवस्था के अंदर सुधार करने के लिए भारतीय समाज और भारतीय पारिवारिक व्यवस्थाओं के अंदर महिलाओं को एक संतोषप्रद स्थान दिलाने के लिए, वर्चस्व दिलाने के लिए उन्होंने जिस आंदोलन की शुरुआत की, वो आंदोलन जानेंगे किस नाम से? वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट से। एम आपसे पूछा जा सकता है, तो एम के अंदर क्या आपको ध्यान रखना है कि वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट का एम क्या था? तो इनका एम था, छोटा सा वर्ड है, डिस्टेबलाइज इंडियन सोसाइटी और डिस्टेबलाइज इंडियन फैमिली सिस्टम, यानी कि भारतीय समाज को विखंडित करना, और नंबर सेकंड पे दिया हुआ है इंडियन फैमिली सिस्टम, भारतीय पारिवारिक व्यवस्था यानी परिवार की जो व्यवस्था है उसको जो है विखंडित करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था कि भारतीय समाज जो है या भारतीय परिवार जो है वो आज भी क्या है? वो आज भी है पुरुष प्रधान। यानी भारतीय समाजों को, भारतीय परिवारों को जो है पुरुष प्रधान माना जाता है। उसमें महिलाओं की स्थिति जो है हीन मानी जाती है, यानी महिलाओं का कोई उचित स्थान नहीं। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जिन आंदोलनों की शुरुआत हुई या उदय हुआ, उन आंदोलनों को कहा गया वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट। और इससे रिलेटेड किसी एक, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे यानी सेवरल ग्रुप्स, सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस दे आर रनिंग एट प्रेजेंट। उनमें से एक नाम आपको ध्यान रखना है, राष्ट्र सेविका समिति, यानी राष्ट्र सेविका समिति। तो ये किससे रिलेटेड था? तो ये रिलेटेड था वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नंबर लास्ट यानी नंबर 4 के ऊपर। लास्ट मूवमेंट है अपना इसी टॉपिक के अंतर्गत, वुमेन अगेंस्ट डेवलपमेंटल results। मीन्स विकास के दुष्परिणाम।
इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहें तो एक चीज देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द अपने सामने निकल करके आता है वो आता है डेवलपमेंटल। यानी एक शब्द होता है इंग्लिश में डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट से ही एक शब्द बना है डेवलपमेंटल। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ विकास। और दूसरा जो वर्ड है वो है हैजार्ड। हैजार्ड्स यानी कि इस शब्द के लिए हिंदी में जो शब्द काम में लिया जाता है वो होता है दुष्परिणाम। दुष्परिणाम मतलब ये है, सपोज कीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट, क्या होता है विकास के दुष्परिणाम के विरुद्ध आंदोलन, किस तरीके के आंदोलन होते हैं, इसमें क्या स्थितियां जो क्रिएट होती है उनके बारे में समझो ध्यान से। मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट है, सपोज कीजिए अपन तो अपने राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने क्या किया, लोगों के विकास के लिए जो कि सरकारें कार्य करती है, लोगों के सर्वांगीण विकास है, उसके अंतर्गत उनका आर्थिक विकास भी होता है, उनका सोशल विकास भी होता है, और साथ ही साथ उनका जो पॉलिटिकल है, तो सभी तरीके के सभी व्यक्तियों के यानी उस राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास का जो उत्तरदायित्व जो सौंपा गया है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो दिया गया है सरकारों को। तो सरकार जितने भी कार्य करेगी वो किससे रिलेटेड होंगे, वह लोगों के विकास से, यानी कि लोगों के विकास के लिए सरकारें कार्य करती है। तो इसके लिए सरकारों को कुछ कार्य भी करना पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सपोज कीजिए कि लोगों की, जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो अपने राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या क्या है, वो है पेयजल। पेयजल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, बहुत विकट समस्या है अपने राजस्थान में पेयजल की। तो पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने क्या किया, राजस्थान सरकार ने जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया। अब सरकारों ने किस उद्देश्य के लिए ये जो नया प्रोजेक्ट है वो शुरू किया, तो अपने सामने सिंपल सा जवाब है कि लोगों को पेयजल की आपूर्ति करने के लिए या पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने जो है एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। तो चूंकि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था, जनहितकारी, चूंकि अपने संविधान के अनुसार, अपने देश की व्यवस्था के अनुसार सभी सरकारों का कार्य या सभी सरकारों का स्वरूप किस तरीके का माना गया है, वो माना गया है लोक कल्याणकारी, यानी सभी सरकारें लोक कल्याणकारी कार्य प्राथमिकता से करेंगे। तो लोक कल्याणकारी को देखते हुए सरकार ने जो है एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। अब इस नए प्रोजेक्ट को शुरू किया तो इस प्रोजेक्ट के देखो अपने सामने दो परिणाम निकल कर के आएंगे। एक जो रिजल्ट निकल करके आएगा उसको तो अपन कह सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट, और एक जो रिजल्ट निकल करके आएगा उसको अपन कहेंगे नेगेटिव रिजल्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं वो इस तरीके के आंदोलन यानी मूवमेंट अगेंस्ट डेवलपमेंटल हैजार्ड्स, तो वो जो आंदोलन होंगे भले ही उस प्रोजेक्ट से हमें जो है रिजल्ट पॉजिटिव प्राप्त हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट से कोई ना कोई नेगेटिव एक्टिविटी भी होती है, यानी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नहीं होने चाहिए
मद्देनजर रखते हुए जो आंदोलन चलाए जाते हैं उन आंदोलनों को कहा जाता है मूवमेंट अगेंस्ट डेवलपमेंटल हैजार्ड। अब ये जो प्रोजेक्ट सरकार ने शुरू किया तो इसका उद्देश्य तो क्या था, पेयजल की सप्लाई करना, कि लोगों के पास में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाना। प्रोजेक्ट शुरू भी हुआ, शुरू होने के बाद में उसके रिजल्ट पॉजिटिव भी मिले, लेकिन उस स्थिति में लोग जो है इस चीज को भूल करके उसके नेगेटिव जो रिजल्ट निकल करके आए हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। अब पेयजल के लिए सरकार क्या कर सकती है, पेयजल के लिए सरकार के पास में एक तरीका ये भी हो सकता है कि इस चीज की पूर्ति करने के लिए कि यदि अपने राजस्थान के अंदर नदी यदि बह रही है, कोई नदी यदि बह रही है तो उस नदी के ऊपर बांध बना करके, मींस डैम, बांध बना करके भी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकता है। अब उस नदी के ऊपर यदि सरकार बांध बनाएगी तो सपोज कीजिए कि उस डैम, जिस जगह के ऊपर सरकार जो है डैम बनाना चाहती है उसके आसपास की कुछ जगह जो है, कुछ भूमि जो है किसी न किसी तरीके से इस प्रोजेक्ट के अंडर में आएगी, और उस स्थिति में लोग क्या करेंगे, इस भूमि के लिए या उस भूमि में निवास करने वाले लोगों के लिए लोग जो है या कुछ संगठन जो है, कुछ ग्रुप्स जो है क्या करेंगे, इस डैम का या इस नदी के ऊपर जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इस प्रोजेक्ट का वो क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट का जो है विरोध करेंगे। तो इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं उन्हीं आंदोलनों को कहा जाता है मूवमेंट अगेंस्ट डेवलपमेंटल हैजार्ड्स। तो आई थिंक ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मूवमेंट अगेंस्ट डेवलपमेंटल हैजार्ड्स क्या होता है। तो किसी सरकार के द्वारा कोई प्रोजेक्ट जनहितकारी या लोक कल्याणकारी कार्य को देखते हुए या स्वरूप को देखते हुए कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उससे जो नेगेटिव परिणाम निकल करके आते हैं उनके अगेंस्ट जो आंदोलन शुरू किया जाता है उस प्रकार के आंदोलनों को कहा जाता है मूवमेंट अगेंस्ट डेवलपमेंटल हैजार्ड्स। अब इस तरीके के आंदोलनों को यदि थोड़ा सा और बोल करके या और ज्यादा डीपली जानने का प्रयास करें तो इसके अंतर्गत अपन ये पाएंगे कि इस तरीके के आंदोलन जो है किस स्थिति में शुरू होते हैं, इन विच कंडीशन, या कौन कौन से कॉज हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है इन विच कंडीशन। इसके लिए एक तो आपको ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, डिस्प्लेसमेंट of people, displacement of people। नंबर 2 पे यदि हम देखना चाहें तो रिवर डिस्प्यूट, रिवर डिस्प्यूट्स, और नंबर 3 पे कभी कभी इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं वो पर्यावरण से संबंधित भी हो सकते हैं। तो इसके लिए अपन ध्यान रख सकते हैं एनवायरमेंटल। प्रॉब्लम्स और अदर प्रोजेक्ट जो रोड से भी रिलेटेड हो सकते हैं या और किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो मोस्टली कॉज क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, और रिवर डिस्प्यूट यानी कि नदी विवाद, ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। एनवायरमेंट प्रॉब्लम यानी पर्यावरणीय समस्या,
पर्यावरणीय समस्या या कोई अन्य प्रोजेक्ट, अन्य योजना के फलस्वरूप उत्पन्न हुई समस्या के लिए जो आंदोलन होंगे वो किसमें होंगे, वो आएंगे अदर प्रोजेक्ट के लिए। तो मूवमेंट अगेंस्ट डेवलपमेंट हैजार्ड्स क्या किस कंडीशन में या किस कारण से, कंडीशन या कॉज लिख सकते हो आप यहाँ, इसी का मीन्स होता है कारण, यानी किस कारण से शुरू होंगे। तो कोई प्रोजेक्ट जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया, सपोज कीजिए कोई डैम, रिवर डैम, तो विस्थापन की स्थिति में रिवर डैम, रिवर डैम, तो एक नदी के ऊपर बांध बनाया गया, बांध बनाने से वहां निवास करने वाले लोगों को जो विस्थापन की जो समस्या हुई उसको ध्यान में रखते हुए इस कारण से जो इस तरीके के आंदोलन होते हैं। रिवर डिस्प्यूट, दो नदियों के मध्य या दो किसी एक नदी के जल के वितरण से संबंधित या नदी के जल के उपयोग में लेने के लिए दो स्टेट्स के बीच में जो विवाद होगा वो रिवर डिस्प्यूट के अंदर आएगा। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सपोज कीजिए कि कोई नदी है उसके ऊपर डैम बनाया जाएगा, तो हो सकता है कि वो डैम एक ऐसी जगह जो कि सूटेबल जगह के ऊपर ही डैम के लायक जगह होगी, वहीं पर वो डैम बनाया जा सकता है। तो हो सकता है ऐसी जो जगह जो है किसी वन से संबंधित हो सकती है या वन संपदा से संबंधित जगह पर पूरी डैम बनाया जाएगा, तो वहां पर कुछ सामाजिक संगठन जो है इस बात के लिए भी उसका विरोध करेंगे कि जो वनों के लिए होगी, क्योंकि वनों को काटना, वनों को नष्ट करना अभी एक तरीके से एक लीगल क्राइम है। तो इसके लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, उसके लिए भी इस तरीके के आंदोलन हो सकते हैं। और कोई दूसरा प्रोजेक्ट, जैसे सपोज कीजिए सरकार को जो है कोई नए हाईवे का निर्माण करना है, किसी नई सड़क का निर्माण करना है लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, तो उस सड़क के अंतर्गत कोई कृषि योग्य भूमि यदि उस क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो वहां उन लोगों को मुआवजा दिलवाने के लिए या विस्थापन के लिए, तो इस तरीके के जो आंदोलन होंगे वो आंदोलन किसमें आएंगे, मूवमेंट अगेंस्ट डेवलपमेंटल हैजार्ड्स के अंदर। तो इसके अंतर्गत आपको दो तीन नाम ध्यान रखने हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अपने सिलेबस के अंदर, जिसके ऊपर अपन एक नए वीडियो के अंदर एक पूरा का पूरा वीडियो जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो वो अपने सिलेबस के अंदर है और उसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ये नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये जो है किससे रिलेटेड था, तो इस तरीके के जो आंदोलन हुए थे वो किससे रिलेटेड है, मूवमेंट अगेंस्ट डेवलपमेंटल हैजार्ड्स के अंतर्गत। और ये एक रिवर के ऊपर डैम बना, यानी नर्मदा के नाम से आपको पता लग रहा है कि नर्मदा से संबंधित ये आंदोलन हुआ था। तो इस आंदोलन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो अपना होगा वो किससे रिलेटेड होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। थैंक यू।